स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र किस तरह बना, भारत इसका किस तरह एक सदस्य देश बना और भारत ने अभी तक किस तरह से उपलब्धियां हासिल की है वीटो पावर को लेने के लिए, और वीटो पावर होता क्या है, साथ ही साथ इससे पूरे विश्व को और भारत को किस रूप से देखा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन इसको हम लोग शुरुआत से जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद क्या होता है कि अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और जितने भी छोटे बड़े देश थे वो जान चुके थे कि इससे क्या होता है, युद्ध होने से सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। देखिए, अगर पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें सिर्फ अमेरिका और उसके साथ जो भी देश थे वो तो लड़े ही, लेकिन जो देश नहीं लड़े उनको भी क्या करना पड़ा, अपनी आर्थिक स्थिति का मार झेलना पड़ा। और इसी मार को झेलने के लिए पहले विश्व युद्ध में, जो 1914 से 1918 में हुआ था, और इसको 1919 में वायसराय संधि द्वारा ख़त्म कर दिया गया। और इस युद्ध के बाद अमेरिका के वुडोस नाम था इसका, वुडोस विल्सन, ठीक है, वुडोस विल्सन ने क्या किया, जो उसके राष्ट्रपति थे, अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति वुडोस विल्सन थे, उन्होंने एक सभा गठित की जिसका नाम रखा लिंक ऑफ नेशन। ये सभा 10 जनवरी 1920 को बनाई गई, जिसमें उन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया जिससे दूसरा विश्व युद्ध हो ही नहीं। और उसके तहत उन्होंने ऐसे कई कार्य किए, ऐसे कई शाखाएं बनाई, ऐसे कई संस्थाएं बनाई जो क्या कर रहा था, विश्व को संगठित रूप से जोड़ने का काम कर रहा था। उन्होंने ऐसे संस्थाएं बनाई जिससे क्या हो रहा था, जिससे सभी देश मिलजुल के रहे, कोई भी आपसी टकराव नहीं हो, व्यापार के क्षेत्र में भी विकास करे, और साथ ही साथ ये जो था वो लेबरियस पार्टी था। मतलब ये एक तरह से ऐसा संस्था बनने का प्रयास कर रहा था जिससे क्या हो कि विश्व में शांति को स्थापित किया जा सके। लेकिन इसके कुछ साल बाद जब ये बना तो ये पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुआ, और जर्मनी ने इसके सभी नियमों को ताक पे रख के क्या किया, बहुत देशों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और लगातार जर्मनी ने क्या किया, इतने नियम तोड़े कि अंततः लीग ऑफ नेशन जो था, लीग ऑफ नेशन, ये कुछ नहीं कर पाया, ये बस मुखदर्शक बन के रह गया। और दूसरा विश्व युद्ध फिर शुरू हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने का पूरा डेट रहता है 1939 से 1945 के बीच पूरा मारधाड़ होता है। सभी देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा गहमा गहमी होता है। और इस गहमा गहमी के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो वो देश जो इसमें जीत हासिल किए थे, जो सुपर पावर बन गए थे इस युद्ध के बाद, उन्होंने एक बोल सकते हैं कि सोची समझी राजनीति के तहत या एक साथ बैठ करके यह निर्णय लिया, जिसमें रूसोवेल्ट जो थे वो मुख्य भूमिका में इसमें थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो बहुत हो गया युद्ध, अब देश को तीसरा विश्व युद्ध का चेहरा नहीं दिखने देना है हम लोग को, क्योंकि इससे जान माल की क्षति और बहुत कुछ हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, मानव जाति खतरे में आ चुकी थी। और उनके तहत, ठीक है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक नया संस्था को खोला गया जो लीग ऑफ नेशन का ही एक पार्ट था, लेकिन उसको एक नया चेहरा दिया गया और इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। अब इस संगठन को जो था वो अत्याधुनिक रूप से तैयार किया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि बहुत ऐसे कामों को, बहुत ऐसे संस्थाओं को इसमें जोड़ा गया जो क्या कर सकता था, विश्व शांति को स्थापित कर सकता था। और इसके विश्व शांति स्थापित करने के लिए इसका डेट चुना गया 24 अक्टूबर 1945 का। इस संगठन को जब बनाया गया तो इस संगठन को बनाने में 50 देशों ने सबसे पहले भागीदारी की, जिसमें भारत भी शामिल था। और बाद में जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में इसमें 193 देश शामिल हैं। और इस संगठन ने क्या किया, इस संगठन ने उन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जिससे विश्व को शांति बनाकर सुख समृद्ध किया जा सके, जिसके लिए मुख्य 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। ये 6 बिंदु क्या क्या था वो पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये पहला बिंदु जो था वो आम सभा थी। अब आम सभा होती क्या है? देखिए, आम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें विश्व के जितने भी सदस्य देश हैं वो सितंबर में इस मीटिंग में आते हैं, इस मीटिंग में यानी इस मीटिंग को आके वो लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और अपने जितने भी बातें होती है, जितने भी तरह के डिस्कशंस होते हैं, इस मीटिंग में क्या करते हैं वो लोग करके अपना आपसी मतभेद को दूर करते हैं। इसमें वही लोग आते हैं जो
अपने देश के मेन प्रधान होते हैं। जैसे हमारे देश में मेन प्रधान कौन है? हमारे देश में दो तरह के राज्य हैं, एगो राष्ट्रपति और एक तरफ कौन है? एक तरफ है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ज़्यादा ताकतवर है। तो हमारे देश से इसका पूरा दारोमदार किस पर रहता है? प्रधानमंत्री पर रहता है। तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और हर साल सितंबर में इसकी एक मीटिंग होती है और इसे कभी कभार लघु बोल सकते हैं, लघु संसद भी बोला जाता है, ठीक है। और तो अब इसमें और क्या होती है? देखिए, आम सभा में जितने भी तरह की बोल सकते हैं जो देशों के बीच में जितने भी तरह की बातचीत है, वार्तालाप है और आपसी मेल मिलाप होता है, ताकि क्या हो सके, ताकि दो देशों का टकराव को कम किया जा सके, युद्ध होने से बचाया जा सके। दूसरा जो इसका संस्था है वो है सुरक्षा परिषद। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? देखिए, सुरक्षा परिषद एक ऐसा परिषद है जिसके द्वारा सभी देशों को, ठीक है, सभी देशों को सुरक्षित रखा गया है एक दूसरे से विश्व युद्ध करने से रोकने के लिए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो और तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए ही सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया है। ये उन सभी देशों पर नज़र रखता है जो आतंकवादी गतिविधियों या फिर गृह युद्ध या फिर ऐसे कामों को करते हैं जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। और इस सुरक्षा परिषद में मुख्य रूप से टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 सदस्य जो है वो अस्थायी है जबकि 5 सदस्य स्थायी हैं। जिसमें पहला नाम आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका का, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रसिया और पांचवा है छोटा नाका वाला चाइना। तो देखिए, ये 5 देश जो हैं वो इसके अस्थायी सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद इसमें ज़्यादा निगरानी उन चीज़ों पर रखता है ताकि किसी भी देश के बीच में युद्ध ना छिड़ जाए। इसका मुख्य काम होता है कि जो भी बात है, जो भी लफड़ा है, आप आके एक टेबल पे बैठ के बात करो। इस पर कोई टेंशन नहीं है, आपको झगड़ा झंझट नहीं करना है और विश्व शांति बनाए रखना है। और सुरक्षा परिषद का काम जो होता है बहुत सारा होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट है इसका आर्थिक परिषद। देखिए, आर्थिक परिषद क्या होता है? हम बहुत ऐसे देश को जानते हैं जैसे केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, भूटान हो गया, ऐसे बहुत छोटे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो क्या करती है यूएन? सबसे पहले उन देशों को खर्च देती है। अगर उनके पास पैसों की तंगी है या वो देश बहुत गरीब है तो उनको क्या करेगा, बाह्य रूप से पैसे दे करके उन्हें बढ़ने का, ग्रोथ करने का ताकत देती है। और साथ ही साथ उनके पूरे तरह के गतिविधियों को, पूरे व्यापार को वो आगे बढ़ाने में मदद करती है ताकि वहाँ की जनता या वहाँ के लोग गरीबी, भुखमरी से, बेरोजगारी से ना मरे। देखिए, आर्थिक परिषद जो है ये बहुत एक्टिवेट परिषद होता है। अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना का ये सिचुएशन आया था तो देखिए भारत ने भी बहुत कर्ज लिया, वो भी आप आर्थिक परिषद से ही लिया गया है। और इसके द्वारा क्या करती है, कोई भी देश जो है अपनी आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचाती है। अब देखिए, पाकिस्तान जो है आर्थिक परिषद का इतना पैसा ले चुकी है कि उसको अभी देने का हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत पैसे कर्ज पे ले लिया है। और इसी के तहत आर्थिक परिषद क्या करती है, निगरानी रखती है कि किस देश में पैसे की तंगी हो रही है। हाँ, उसको फिर बाद में आपको रिटर्न करना होगा। वो एक आपको क्या देती है, पूंजी देती है कि आप पूंजी लो और अपना व्यापार बढ़ाओ और क्या करो, आप अपना आर्थिक स्थिति को सुधारो, अपने देश में भुखमरी या जो भी तरह की दिक्कत है उसको खत्म करो। चौथा आता है इसका, देखिए चौथा होता है सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद क्या होता है, मान लीजिए कि एक देश जैसे भारत में हर समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। अब मान लीजिए कि कोई देश के अंदर अगर किसी या कोई दो देश के बीच में जाति भेदभाव या फिर महिलाओं को या बच्चों को या नस्ल के आधार पर झगड़ा हो, तो इस झगड़े को सुलझाने के लिए सामाजिक परिषद बैठा हुआ है, जिसका मुख्य काम क्या होता है कि वो सामाजिक टकराव को रोकता है। उसके द्वारा सभी जाति को समान अधिकार, सभी संस्कृति को समान अधिकार मिला है। कोई भी संस्कृति किसी भी संस्कृति के साथ क्या कर सकती है, मतभेद या भेदभाव नहीं दिखा सकती है। जैसे जर्मन में जब ये हुआ था, नस्लवादी टिप्पणियां बहुत ज़्यादा हुई थी, जर्मनी लोग नस्ल भेद बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो वहाँ पर ये परिषद ने बहुत एक्टिविटी दिखाई थी। बहुत देश में क्या होता है, इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शरिया कानून को बहुत ताकतवर रूप से पेश किया जाता है। तो वहाँ पर भी ये नियम क्या करते हैं, ये उनको मदद करते हैं वहाँ के लोगों को जीवन जीने में। और इसी तरह से जितने भी देश हैं जहाँ पर सामाजिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको ये सुरक्षा देने का काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये उन चीज़ों पर नज़र रखते हैं जिससे आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले। क्योंकि देखिए, जब किसी समाज का दोहन होता है तब वो क्या करती है, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाती है और इससे हिंसा फैलता है। तो इस सब चीज़ के द्वारा वो क्या करते हैं, सब चीज़ को शांत रखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसमें ये रखिएगा, सामाजिक परिषद में और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी समाज के बीच में कोई भी तरह का बीमारी फैलता है, जैसे अभी कोरोना हुआ, तो ये सामाजिक परिषद का वर्क रहता है कि वो उसको
क्या करें, मेंटेन करें, वहाँ की जीव व्यवस्था, वहाँ के पूरे तरह के बोल सकते हैं जीवन चक्र को सुधारने का काम सामाजिक परिषद का ही होता है। अब अगला पॉइंट आता है 5वां नंबर में, सचिवालय। देखिए आप भी और हम भी जानते हैं कि हम लोग को अगर कुछ बनवाना पड़ता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपना सचिवालय जाना पड़ता है। जो जैसे कि हमारा सचिवालय हमारे ज़िले में है, आपका सचिवालय आपके ज़िले में होगा। तो सचिवालय का यहाँ मुख्य काम होता है कि हर देश अपने जितने भी कार्य प्रणाली होती है, चाहे वो देश से जुड़ा हो या किसी दूसरे देश के साथ व्यापार का हो या किसी दूसरे देश के साथ कोई भी मसला हो, जो उसके ट्रेडिंग सेंटर्स पे आए या फिर जो उसके कार्य प्रणाली के अंदर आए, उसको वो सचिवालय में जाके डिस्कशंस करते हैं या वहीं पर उनकी मीटिंग्स होती है, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को अच्छी तरह देखते हैं, अच्छी तरह ध्यान देते हैं और उन पे एक फैसला लेते हैं। सचिवालय में बहुत देश क्या करते हैं, अपने व्यापारिक जो बोल सकते हैं मेल जोल को ज़्यादा करते हैं और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, विश्व को अपनी विकास में भागीदारी बनाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये नेदरलैंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या वो बता देता हूँ आपको। देखिए हाल फिलहाल में कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने मौत की सज़ा सुना दी थी, फांसी की सज़ा सुना दी थी। उसे ये कहा गया कि ये भारत का जासूस है और यह क्या कर रहा है, पाकिस्तान के गुप्त सूचनाओं को भारत को दे रहा है। जब उस पर फांसी की सज़ा लगी तो तुरंत भारत ने क्या किया, अपने नागरिक कुलभूषण यादव को बचाने के लिए एक याचिका दे दी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया पाकिस्तान को कि इस पर फांसी नहीं होगी, आप फांसी नहीं दे सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य काम होता है कि अगर वैश्विक रूप से या अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी भी नागरिक को या किसी भी तरह के कानून को तोड़ा जाता है तो उस पर वो हस्तक्षेप कर सकता है, उसका वो अधिकार है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसमें कुल 9 जज होते हैं। अभी वर्तमान में भारत के भी एक जज हैं जिनका पूरा नाम कोई भंडारी है, ठीक है, सरदान भंडारी ऐसे कुछ नाम है। वो क्या कर रहे हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये 9 जज का जो पीठ होता है ये किसी फैसले को लेकर के क्या करती हैं कि उन पर एक बोल सकते हैं सुचारू रूप से कानून तय करते हैं और उसके आधार पर कोई भी तरह के फैसले को करते हैं। अब देखिए ये था टोटल इनके 6 पार्ट जिनका वर्क आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए एक और टॉपिक आता है वीटो। देखिए वीटो क्या होता है, ये जो अस्थाई सदस्यता का सिस्टम है ना, ये अस्थाई और अस्थाई में टोटल 15 देश है, आपको मैंने बता दिया पहले, जिसमें 10 क्या है, अस्थाई है। यानी कि ये जो 10 देश होते हैं ये 2 साल के लिए बनाए जाते हैं और 2 साल में फिर इनको हटा दिया जाता है। और ये अस्थाई होता है, ये अल्फ़ाबेटिकली चलते जाते हैं, जैसे A फॉर अमेरिका हो गया या अर्जेंटीना हो गया, जो भी देश आएगा A से उसको रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका तो पहले से ही इसमें एक अस्थाई देश है, तो 5 देश को अस्थाई सदस्यता मिली है। किसे किसे, पहले USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, रसिया और चाइना। तो ये 5 सदस्य देश अस्थाई हैं और इन्हें ही क्या मिला है, इन्हें ही वीटो पावर मिला है। अब वीटो क्या होता है वो भी जान लेते हैं। वीटो एक ऐसी शक्ति होती है जिसके आधार पे अगर कोई कानून पारित होता है 15 देशों के बीच में और किसी एक देश ने अपना वीटो डाल दिया कि नहीं इस कानून के खिलाफ हम हैं, तो जो 15 देश के में जो 14 देश थे उनकी पूरी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, भारत ने अभी तक 5 से 6 बार जो है अस्थाई सदस्यता के आवेदन को दे दिया है, लेकिन सभी देश इसमें राजी होते हैं, लेकिन एक देश जो है वो हमेशा इसके खिलाफ जाता है। और आपको पता है कि कौन होगा, तो चाइना इसके खिलाफ जाता है, वो वीटो डाल देता है। देखिए रूस जो है वो उसने सबसे अधिक वीटो का उपयोग किया है, सबसे ज़्यादा वीटो रूस ने उपयोग किया है। अब रूस भारत के खिलाफ नहीं किया है, भारत के लिए ही किया है। जब भी पाकिस्तान चाइना के बदौलत कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो रसिया जो होता है वो भारत के इस फैसले का भारत का समर्थन करता है और वो वीटो डाल देता है कि भारत का जो कहना है वो बिल्कुल सही है, इसमें भारत का कहीं भी कोई गलती नहीं है, कश्मीर जो है वो किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो इस तरह रसिया ने कई बार भारत की सहायता की है वीटो के द्वारा। और इसी शक्ति का गलत फ़ायदा कौन उठाता है, चाइना। जब भी भारत का कोई भी तरह का अनुरोध होता है या भारत कभी भी अपना अस्थायी सदस्यता मांगता है तो इसमें चाइना को बहुत जोर तीख लगता है और वो जानता है कि अगर भारत को वीटो मिल गया तो भारत क्या होगा, भारत एक शक्तिशाली देश बन जाएगा जो चाइना को बराबरी का टक्कर देगा। और इससे चाइना क्या होगा, चाइना की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और चाइना अपने पुराने स्थिति में पहुंच जाएगा। और इसीलिए चाइना क्या करता है, अपने जलन के कारण या बोल सकते हैं ईर्ष्या के कारण वो भारत को ये वीटो पावर देने का कोशिश नहीं करता है। और इसी तरह अच्छा चाइना एक इसमें तो कोई कारण तो होगा कि क्यों नहीं दिया जाता है। तो देखिए चाइना का ये कहना है कि जब तक भारत NPT पे साइन नहीं करेगा तब तक हम उसको वीटो पावर नहीं देंगे,
तब तक हम उसको क्या करेंगे, अस्थायी सदस्यता नहीं देंगे, उसको हस्ताक्षर करने नहीं देंगे, और इसमें वो वीटो लगा देता है। अब एनपीटी क्या है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए अब जो इसमें आते हैं अगला कि आपका जाकर के जितना भी यूनाइटेड नेशन का जो संस्था है, मुख्य टोटल इसका 17 संस्था है, जिसमें मुख्य है FAO, उसका WTO, फिर WHO, उसके बाद है यूनेस्को, उसके बाद ITU, WFP और WB, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये संस्थाएं हैं और टोटल 17 संस्थाएं हैं, लेकिन ये संस्थाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती है पूरे विश्व के लिए। आपको बता देता हूँ, WHO बहुत ज़्यादा मात्रा में आप न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज ये किया, आज ऐसा किया, कल वैसा किया, ये वैक्सीन को ट्रायल किया, ये वैक्सीन पे रोक लगाया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, विश्व पे नज़र रखती है कि अगर किसी भी प्रकार की महामारी, जैसे पोलियो हो गया, कोरोना हो गया, और जो भी महामारी फैलती है उस पर वो कड़ा नज़र रखती है और उसके लिए सभी देशों को इंस्ट्रक्शन देती है कि किस नियम का पालन करना चाहिए। 2-3 बार WHO को झुठला दिया गया है क्योंकि वो कुछ गलत स्टेप उठाई है, जिससे क्या है उनकी किरकिरी हुई है दुनिया में, लेकिन उनको मान्यता दिया गया है और उसके द्वारा क्या है सभी देशों में मेडिकल क्षेत्र में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया, विकास किया गया, और इस पर पूरा नियंत्रण WHO का ही होता है। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जितना भी संस्थाएं हैं UN का, जो भी संस्थाएं हैं जिसका पहला वर्ड W और लास्ट वर्ड O होता है, याद रखिएगा उन सभी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में ही होता है। याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है, बता दे रहा हूँ। अगर जैसे WTO, WHO, ये सब जितना भी है जिसका पहला अक्षर W और लास्ट का अक्षर O मिलेगा आपको, उनका अधिकतर कहाँ लिखिएगा, उसका मुख्यालय जेनेवा में। और उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि ये मुख्यालय का काम होता है, जितने भी आपको संस्थाएं बताई मैंने, 17 संस्थाएं क्या करती है, विश्व को 17 सूत्रों में बांध के रखती है। इसके द्वारा विश्व की जो भी आवश्यकताएं होती है, जो भी देश की, उसको वो मेंटेन रखते हैं। और अब देखिए इसमें अब बता रहा हूँ कि भारत को अभी तक वीटो पावर क्यों नहीं मिला है और इसका मुख्य कारण क्या है और भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में। देखिए भारत जो है एक ऐसा देश है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत जो है, इसको आप बोल सकते हैं, चाइना तो भारत से ज़्यादा जनसंख्या में है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ नहीं चलता है, वोट सिस्टम नहीं चलता है, लेकिन भारत जो है वोटिंग सिस्टम पे काम करता है, जो UN का पहला मुद्दा है। UN का कहना है कि जो देश है या पूरा विश्व को लोकतंत्र पे आना चाहिए, जिसमें भारत खरा उतरता है। भारत इसमें नंबर 1 पे है क्योंकि उसने क्या किया है, लोकतंत्र को अपनाया है। तो देखिए भारत को वीटो क्यों नहीं मिलना चाहिए, पहले हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए भारत ने 2 चीज़ को तो बहुत अच्छा से ब्रेक कर दिया है। भारत का पहला कहना ये है कि मैं NPT पे साइन नहीं करूँगा, न्यूक्लियर पावर ट्रांसमिशन जो होता है, और दूसरा जो है CTBT पे, कि ये दोनों कागज़ों पे भारत हस्ताक्षर करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पहला NPT क्या है, देखिए NPT एक ऐसी बोल सकते हैं प्रणाली है जिसके तहत अगर कोई भी देश, ठीक है, अगर उसमें साइन करता है तो उसे परमाणु हथियार रखने की सख्त मनाही है, वो प्रतिबंधित हो जाएगा, वो कभी भी परमाणु हथियार को अपने पास नहीं रख सकता है। तो भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया है। कारण ये है, भारत का कहना है कि मेरे सामने चाइना और पाकिस्तान, ये 2 ऐसे देश हैं जो क्या कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं, कभी भी भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, और मुझे डर है, और इसीलिए मैं NPT पे साइन नहीं करूँगा। दूसरा कारण इसका देखिए, और एक चीज़ है कि भारत का ये भी कहना है कि देखिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर रहा हूँ, मैं किसी को मारूंगा नहीं, जब तक कोई देश मुझे छेड़ेगा नहीं तब तक मैं किसी को मारूंगा ही नहीं। और इसी कारण भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा ने पूरे विश्व को ये बता दिया था कि भारत क्या है, भारत भी एक ताकतवर परमाणु देश बन चुका है। अब देखिए CTBT क्या है, CTBT के आधार पर भारत को ये, या जितने देश है उन जो भी इसमें हस्ताक्षर करता है, उसको ये कहा गया है कि अगर आप CTBT पे हस्ताक्षर करते हैं तो आप कोई भी तरह का परमाणु हथियार को बना नहीं सकते हैं, और उस परमाणु हथियार जो भी आपके पास है उसको निष्क्रिय करना होगा। तो भारत इसमें साफ साफ कहता है कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम CTBT पे साइन करते हैं तो उन सभी देशों को साइन करना होगा जो इसको बनाए हैं, जैसे अमेरिका को, यूनाइटेड किंगडम को, चाइना को, रसिया को, सब साइन करो। हम साइन करो, तुम भी साइन करो, तुम भी उसका अपना परमाणु बम हटाओ, हम भी हटाने के लिए रेडी है। मतलब सभी तरफ से परमाणु हमला को क्या करना है, पूरी तरह खत्म करना है, परमाणु हथियार को पूरी तरह हटाना होगा। तो जब हम हटाएंगे तो सभी देश को इसको हटाना ही होगा, और नहीं अगर हटाएंगे तो हम भी नहीं हटाएंगे। इसीलिए भारत को वीटो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, तो देखिए अब अगला पॉइंट में हम लोग जाते हैं। अब देखिए भारत को क्यों इसका मान्यता मिलना चाहिए, अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए। देखिए इसके लिए 4 देश दावेदार हैं, जिसमें भारत को सबसे ऊपर रखा गया है, जिसको W4 बोला जाता है, ठीक है, वर्ल्ड 4
कंट्रीज जिसमें भारत को सबसे ऊपर रखा गया है कि क्यों भारत को अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। पहला कारण, भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन के स्थापना के समय उसके साथ था, जब विश्व इसे नहीं जानता था। ठीक है, जब यूनाइटेड नेशन को पूरा विश्व नहीं जानता था तो उसके स्थापना में 1945 से पहले ही भारत ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता ले ली थी। तो सीधा तौर पे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई दुकान मान लीजिए पहले नहीं चल रहा था, तब भी मैं उसका रेगुलर कस्टमर था, और अब उसका दुकान बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और अब भी मैं उसका कस्टमर, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए ना, मुझे ज़्यादा छूट देना चाहिए या हो सके ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि मैं तो शुरू से ही आपके साथ हूँ। तो भारत शुरू से ही उसके साथ बना रहा। किसके साथ? यूएन के साथ। तो पहला ये हो गया, जब उसको कोई नहीं जानता था भारत उसने उसको सहायता किया और भारत ने उसकी पूरी मदद की, उसका संस्थापक देश बनने में, उसकी शाखा बनने में बहुत सहायता किया। दूसरा चीज़, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहाँ चाइना भी नहीं है। तो भारत जो विधि को अपनाया है वो यूएन के इस विधि से मिलता है। यूएन का कहना है कि जो भी देश लोकतांत्रिक है उन्हें सबसे ऊपर रखा जाए, सबसे अधिक दर्जा दिया जाए। तो भारत में ये चीज़ सबसे अच्छा कानून है कि यहाँ पर भारत में लोकतांत्रिक है, जो पूरी तरह से यूएन के नियम का पालन करता है। तीसरा पॉइंट, भारत जो है वो यूएन में और पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के वैक्सीन है, जैसे पोलियो हो गया और जो भी वैक्सीन है, उनका मुफ्त वितरण करता है। हाँ, ये चीज़ मानना होगा कि भारत जो है आर्थिक रूप से जो है यूएन को कम पैसे देता है, मतलब पूरा विश्व जितना देता है ना, भारत मात्र उसमें 1% देता है। इसमें सबसे अधिक अमेरिका देता है, अभी वर्तमान में चाइना है, लेकिन भारत इसमें मात्र 1 या 2% पैसे देता है। तो इसका कारण है कि भारत की आर्थिक स्थिति तो प्रोग्रेस कर रही है ना, डेवलपिंग कंट्री है ये, तो इसकी आर्थिक स्थिति जैसे जैसे सुधर रही है भारत वैसे वैसे मदद कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत हेल्प नहीं कर रहा है। देखिए, भारत पोलियो का दवाई पूरे विश्व में बांटता है फ्री, WHO के तहत। WHO को इतनी सुविधा दिया है भारत ने, इतनी सारी मेडिसिन जो है वो फ्री में दे रहा है। तो मेडिसिन तो भारत का क्या पेड़ पे तो नहीं उगता है ना, उसमें भी खर्च होता है। तो भारत ये चीज़ों को मुफ्त में दे रहा है। तो इन चीज़ों को मुफ्त में देने का अगर आप देखा जाए कि कोरोना टाइम में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया, और बहुत सारे यूरोपीय देशों को भी मुफ्त में वैक्सीन दिया। तो ये वैक्सीन दिया, इसका खर्च कौन उठाएगा? WHO को ये सोचना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को ये सोचना चाहिए कि भारत अगर 1% दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, जनसेवा भी कर रहा है। तो इसके तहत भारत का जो ये दरियादिली है, इसके आधार पे भी इसे क्या मिलना चाहिए, वीटो या अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरी पॉइंट देखिए, और एक पॉइंट है कि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक ताकतवर लड़ाकू विमान, ताकतवर मिसाइल्स और ताकतवर बोल सकते हैं कि युद्ध अभ्यास करने में सक्षम है। भारत के पास अपनी ऐसी रिजर्व बटालियन है जो पूरे विश्व में सबसे बोल सकते हैं युवा है। भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी रूप से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो इसमें भी भारत बहुत आगे है। अगला पॉइंट, भारत जो है वो विश्व को शांति प्रिय रहने का संदेश देता है और आतंकवाद का हमेशा बहिष्कार करता है। देखिए, आज तक आपने सुना होगा बहुत सारे देश में जहां आतंकवादी पनपे हैं, लेकिन आज तक कोई देश नहीं बोल सकता है कि भारत से एक भी आतंकवादी पैदा हुआ है, क्योंकि भारत लगातार शुरुआत से ही आतंकवाद पर अपनी कड़ी पाबंदियां लगाई हुई है और ये हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, भारत ने हर तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ। चाहे किसी देश के में भी पनपे, भारत इसका सख्त विरोध करता आया है। अगला पॉइंट, भारत देखिए हमेशा गुटनिरपेक्षता पे रहा। ये कभी भी किसी देश के खेमे में नहीं जाकर उसकी चापलूसी नहीं करके वो खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। और वो क्या करता है, भारत अपने आप को एक सैचुरेटेड देश बनाता है और शांति प्रिय, ये ना कभी किसी से उलझता है और जो उलझने खोजता है उसको भी जवाब देना जानता है। अगला पॉइंट, भारत की जो है आर्थिक स्थिति वो अन्य देशों की अपेक्षा, यानी जो GDP है अन्य देशों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ की खनिज संपदा और यहाँ का जो वातावरण है ये अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा सहनशील और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। देखिए, भारत के लोग किसी भी देश में जाएंगे बस जाएंगे, लेकिन विदेशी लोगों को यहाँ आने और बसने में बहुत अधिक समय लगता है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए। अच्छा, और एक पॉइंट वीटो में लिखिएगा कि भारत उन देशों में सबसे आगे है जो कभी भी युद्ध क्षेत्र में जाने से कतराता नहीं है। देखिए, भारत जब UN को जरूरत पड़ा था ना शांति बोल सकते हैं पेश वार करवाने का या फिर विश्व शांति स्थापित करने का, तो UN ने भारत और बांग्लादेश को ये क्या किया था, ये दारोमदार दिया था, ये पूरा
काम दिया था कि यही 2 देश है जो इसको कर सकता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के आर्मी और जितने भी यहाँ के रिजर्व बटालियन थे उन्होंने खुल के इसका समर्थन किया था। और भारत किसी भी युद्ध में अगर यूएन भेजता है तो ये खुल के जाता है, कभी भी पीछे नहीं हटा है। तो इन सभी से भारत क्या दिखाता है, विश्व शांति स्थापित करने में भी सक्षम है। भारत विश्व शांति को स्थापित करने में भी बहुत अच्छा से सक्षम है। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं या मानते हैं या विश्व को ये मानना चाहिए कि आज के समय में भारत को क्यों अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आज हम लोग यूएन के विषय में बहुत जानकारियों को जाने। आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।